आइए देखते हैं, मजा आएगा। राजीव, पिछले एक दशक में जो राजनीति है, गांधी परिवार को अगर आपको घेरना है, टारगेट करना है, कांग्रेस आला कमान पर आपको निशाना साधना है, तो यही एक केस बनता था। और इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का कल का जो आदेश आया कि ईडी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया, मूल अपराध ही दर्ज नहीं हुआ और उन्होंने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अब राजनीति कैसे होगी राजीव रंजन? ये सवाल अब उठता है कि इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को, देश के इतिहास में आजादी के बाद, देश के इतिहास में कुछ ही समय के अंतराल पर और लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले गैर बीजेपी 2 मुख्यमंत्रियों को आर्थिक अपराध के मामले में जेल में डाल दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो राजभवन से आते वक्त ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई, उन्हें राहत मिली, कहा कोई मामला नहीं बनता। उसके बाद अपील हुई, लेकिन वो तुरंत से आए बाहर जेल से और तुरंत चंपई सोरेन का इस्तीफा हुआ, उन्होंने दावा पेश किया और वो मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि ये सारे झूठे केस है। जेल में आजादी के बाद ये भी पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल में हो और जेल से ही शासन चलता रहा। तो ये चीजें होती रही। और दूसरी तरफ जो विपक्ष में है और दूसरी तरफ जो लोग विपक्ष में थे वो सत्ता पक्ष की तरफ बदल करके आ गए, तो उनके खिलाफ जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये सारी जांच एजेंसियों की जांच चल रही थी, उस जांच की प्रगति अब कहां है? तो लेने के देने पड़ गए। मेरा इशारा महाराष्ट्र के उन नेताओं की तरफ है जो एनसीपी, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी जिसे बीजेपी कहती थी, वो नेता जो उन्होंने पाला बदल करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, वो सारे नेता जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का शिकंजा था, जिस पर चाहे सीट भी थी, जिस पर तमाम संबंध थे, जिनकी संपत्तियां कुर्क हुई थीं, जो लोग जेल में रहे थे, वो बीजेपी के साथ आने पर माननीय मंत्री का शपथ ग्रहण किए और उनके केसेस का मामला आजकल कहां चल रहा है? अब मकसूद सवाल इससे बड़ा उठेगा। सवाल इससे उठेगा कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है और जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इतने पिछले 10-11 वर्षों में जो बातें हुई हैं, अब सवाल उस तरफ जाएगा और विपक्ष इस बात को कहेगा और विपक्ष में बैठा सारे नेता इस बात को कहेंगे कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के दबाव में या उसके इशारे पर जांच एजेंसियां ऐसा केस बनाती रही थी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये जो 117 पेज का ऑर्डर है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। अगर इसमें आप देखें तो शुरुआती ही मकसूद बात ये कही जा रही है कि 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मनी लॉन्ड्रिंग की एक शिकायत की थी और अदालत ने 26 जून 2014 को, यानी केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद, एक व्यक्तिगत आदमी की शिकायत के आधार पर उसका स्वतः संज्ञान लिया और ईडी ने जांच करना शुरू कर दिया। झूठ है, झूठ है। तुम्हें शर्म है कुछ? और उस पर प्रारंभिक तौर पर जो जांच एजेंसी है या आर्थिक अपराध शाखा है, उसे एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, लेकिन एक व्यक्तिगत शिकायत पर उसने जांच शुरू कर दी और तमाम उसके बाद की कार्रवाई चलती रही, अदालती कार्रवाइयां भी चलती रही। और जब ईडी ने इस पर चार्जशीट दायर की तो कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया कि इस केस की तो नींव ही नहीं है, इसकी तो बुनियाद ही नहीं, इमारत कहां से खड़ी कर रहे हो। अभी ये केस, इसमें अपील होगी, ये केस को अभी बंद ना मान लिया जाए ईडी इसके बारे में। और जब प्रभाकर ने सही कहा कि ईडी को लगा कि ये मामला आएगा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, तो 3 अक्टूबर 2025 को, करीब 2-2.5 महीने पहले, ये एफआईआर दर्ज की गई है आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से। वो जांच आगे चलेगी। इसमें देखिए, कोई केस बंद हो जाए, खत्म हो जाए, आरोपों से इसमें ऑर्डर में लिखा है कि ये केस यहीं बंद नहीं हो जाता है, लेकिन ये केस आगे भी चलेगा। ईडी या आर्थिक अपराध शाखा आगे भी जाएगी। तमाम आप जानते ही हमारे यहाँ जुडिशरी का जो सिस्टम है। लेकिन आज जो न्यायालय ने फैसला कल दिया है, उस पर यह चर्चा तो बिल्कुल होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस केंद्र सरकार हमेशा से, अभी की नहीं, हमेशा से जिसकी रही है, उसने उसका दुरुपयोग किया है और ये इस केस से भी साबित होता है। तू समझा? हाँ। क्या राधिका खेरा जी,
तो नैरेटिव सेट किया गया था गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में। मतलब ऐसा हो सकता है कोई एक व्यक्ति कंप्लेन लेकर जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी और एक दशक तक मामला चलता रहेगा और उस पर पूरी राजनीति होती रहेगी। देखिए क्या तकलीफ है ना कांग्रेस के पास कि उनको हर चीज की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। बेसिक समझ जो चीजों की है उसमें कांग्रेस के पास नहीं है। आज कांग्रेस जिस सत्य की जीत का ढोल पीट रही है, पवन खेड़ा कह रहे हैं गैंग्स ऑफ गांधीनगर। पहले तो गांधीनगर को आप इस तरीके की भाषा से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए गुजरात में आज उनका जीरो अस्तित्व है। जवाब गांधी जी के नाम से ही इनको मिल रहा है। असल में कानून की जो बुनियादी समझ है, ये कांग्रेस की बुनियादी समझ की हार है। दे हैव अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, लीगल्स, एक वकील इनके तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और मैं उनको उम्मीद करूंगी, क्योंकि बेसिक मेरा ये मानना है कि बेसिक लॉ की पढ़ाई सबको करनी चाहिए, इसीलिए जो राजनीति में या जर्नलिज्म में हो, ताकि बेसिक मतलब पता हो। सबसे पहले तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, नो कॉग्निजेंस का मतलब नो क्राइम नहीं होता है। नो कॉग्निजेंस का मतलब क्लीन चिट नहीं होता है। कल अदालत ने सिर्फ प्रक्रिया के आधार पर ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया। ठीक ना अदालत ने आरोपियों को बरी किया है। तो जो दो लोग हैं जिनके ऊपर आरोपी है, नंबर 1 सोनिया गांधी जी, नंबर 2 मिस्टर राहुल गांधी, वो आज भी आरोपी हैं। अच्छा। ना उनकी लेन देन को वैध बताया है। क्या बताया है मुझे दिखा दीजिए, मेरे पास भी ऑर्डर है फोन पे, मुझे कहीं पे बता दीजिए राजीव रंजन जी की उनकी लेन देन को वैध बताया हो या कहा हो कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। अब ये लोग कैसे इसे जीत बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि ये प्री प्लान चीज है, जबकि सब कुछ सच्चाई, मूल आपराधिक मामला आज भी जिंदा है, वो कहीं नहीं हटा है। ठीक, क्या कोर्ट ने ऐसा कहा कि एफआईआर नहीं हुई है या एफआईआर नहीं होएगी या ईओडब्ल्यू की एफआईआर जाएगी, या बोला कि उनको क्या उनको बेल मिली? कोर्ट ही ने तो कहा है जांच पर। आप चूंकि बेसिक समझ की बात कर रही थी, क्या ईडी को ये बेसिक समझ नहीं है, ईडी के अधिकारियों को, कि बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, बिना मूल अपराध के आप किसी भी केस को खींच सकते हैं, किसी को भी आप आरोपी बना सकते हैं। ये तो जिसने जो कानून जानता है नहीं जानता है, जिसने लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको भी इतनी समझ होती, किसी भी मामले में एफआईआर होगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। ईडी को क्या समझ है क्या नहीं है, आपके कैंकर को वहां जाना चाहिए। माहौल नापते रहते, ईडी ऑफिस भी चले जाओ और उनसे पूछे आपको बेसिक समझ नहीं है क्या, ईडी बता देगी उनको कि क्या समझ है क्या नहीं है। क्या कोर्ट ने ये कहा कि ईडी आपको बेसिक समझ नहीं है, क्या ऐसा बोला? क्या 90 करोड़ का कोर्ट ने कहा ना, ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ, राधिका जी मैं पढ़ देता हूँ, बाकी राजीव जी आपको बेहतर समझा देंगे और ज्यादा बेहतर आपको प्रभाकर मिश्रा समझा देंगे। क्या कहा कोर्ट ने? लेट मी कंप्लीट राधिका जी, लेट मी कंप्लीट। देखिए चूंकि आप राजीव जी पर सवाल उठा रहे हैं, मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और जमाना उनको जानता है, देश के हर कोने में घूमते हैं वो, ठीक है। सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध प्रेडिकेट ऑफेंस ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। ये कहा कि नहीं कोर्ट ने? ये कहा कि नहीं कोर्ट ने? ये कहा ना कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही दर्ज नहीं हुआ, ये भी कहा कोर्ट ने। मूल अपराध ही दर्ज नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे कैसे बढ़ेगी? के वकील हैं, जब मैं बोल रही हूँ आप बीच में लगातार चला रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि इसी तरीके से आप बात नहीं, लेकिन चूंकि इसी लेवल पे चलाएंगे। ये मेरे साथ ये अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, डोंट फॉलो दिस पॉलिसी। राधिका खेड़ा जी प्लीज, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये पॉलिसी मत चलाइए प्लीज न्यूज़ 24 पर। राजीव जी पर आप अटैक करने से क्या ले लेंगी, क्या मिल जाएगा आपको? आप सवालों का जवाब दीजिए ना। झूठ बोलेंगे तो मैं बोलूं? कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? कोर्ट झूठ बोल रहा है क्या? ये कोर्ट झूठ बोल रहा है क्या? ये ईडी को लेकर कहा ना प्रेडिकेट ऑफेंस, किसने यूज किया वर्ड? ये राउस एवेन्यू कोर्ट ने यूज किया ना। आप लोग यही करना चाहते हैं, आप मेरे पे अटैक कर रहे हैं ना राजीव जी, बोल रही हूँ। ठीक है, राजीव जी जवाब दे देंगे ना फिर इस पर। मैं इंडिविजुअल नहीं इसमें डिबेट में जा रहा, मेरे पास वैसे ही टाइम कम होता है। मैं इंडिविजुअली नहीं जाऊंगा इस पर, मैं इंडिविजुअली नहीं जाऊंगा इस पर। नाउ राजीव जी प्लीज कंप्लीट। नाउ काउंटर टू राधिका खेड़ा। राजीव रंजन जी प्लीज। आप मेरे कंटिन्यूअस टाइम पे जब मैं फैक्ट्स रख रही थी चिल्लाने लग गए, तो मैं अपनी पूरी बात नहीं, आप आरोप लगाएंगी तो जवाब दूंगा मैं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। आप आरोप लगाएंगी मुझ पर या मेरे किसी सहयोगी पर तो मैं जवाब दूंगा। प्लीज जब भी हम सच प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, वैसे ही दिल्ली में ठंड बहुत है। कंट्रोल मुझे पता है पिछले 1 दशक की आपकी राजनीति का क्या हुआ है,
लेकिन वो सबको भी बताए, देश और दुनिया को। नाउ प्लीज राजीव जी, नाउ प्लीज कंप्लीट। तो मुझे जो कुछ कहना था केस के बारे में या जो चीजें राजनीति को एक दशक में, वो मैंने बातें कह दी कि ये सवाल उठेगा कि जो लोग केंद्र सरकार की एजेंसियां जो सत्ता के खिलाफ हैं उनके खिलाफ उनका रुख कैसा रहता है, वो भी सामने है, और जो लोग विपक्ष में उनके खिलाफ कैसा इस केस से। और मैंने ये भी आपसे कहा कि ये आरोप अभी खत्म नहीं हो जाते हैं, आगे अपील या ये केस आगे नहीं चलेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो संज्ञान लेने से इनकार किया उससे ये बातें सामने आएंगी। बाकी मैं बहुत ज्यादा तूतू मैमेक बहस में रहता नहीं, पैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाउ प्लीज अर्शप्रीत, प्लीज काउंटर टू राधिका खेड़ा। जो है वो जग जाहिर हो रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बाहर आ रही है, घबराहट बाहर आ रही है, क्योंकि केस ही डिसमिस हो गया है, कंप्लेंट ही डिसमिस हो गई है, सच बाहर आ गया है, इंसाफ हो गया है, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट डिबेट पे क्लियरली नजर आ रही है। मीडिया पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, कम से कम उन पे तो हमला मत कीजिए, कम से कम मीडिया की तो इज्जत कीजिए। आप ऑनरेबल कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, एंकर की इज्जत नहीं कर रहे हैं, फेलो पैनलिस्ट की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप इज्जत करते किसकी हैं? इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, ये इनकी आदत बन गई है बार बार डॉज, डाइवर्ट, डिफ्लेक्ट करना, ऐसी बातें करके मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को विनती करूंगा, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी बात बताए, 50 घंटे राहुल गांधी जी को सवाल जवाब हुए, 10 घंटे सोनिया गांधी जी को सवाल जवाब हुए, बार बार मोदी साहब से लेके आपके वर्कर तक सबने इल्जाम लगाए, आप जमानत पे हैं, आपके खिलाफ केस पेंडिंग है, आपने ये किया, आपने वो किया है। क्या मोदी साहब माफी मांगेंगे देश से? जो देश को गुमराह किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कहता है वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको बुलाया, कानून को बुलाया, संविधान को बुलाया, और खुद जज जूरी एग्जीक्यूशनर बनके फतवा सुना दिया कि आप गिल्टी हैं। और बेल पे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिल्टी पाए गए हैं या आप कन्विक्ट हो गए हैं। बेल मिलना ना मिलना हैज नो बेयरिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। और दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी को शायद ये नहीं पता कि कॉग्निजेंस जब नहीं ली जाती ना, दैट्स बेसिकली द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉग्निजेंस लेना, और अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं ली, द रीजन इज वेरी क्लियर कि एक तो प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, दूसरा एक मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, जरा डेकोरम सीख के आइए, थोड़ा आपको टाइम नहीं है डेकोरम सर, केस थोड़ा डेकोरम और तहजीब बताइए, थोड़ा डेकोरम और तहजीब सीख के आइए। आपको इंटरप्ट नहीं किया मैंने। मोदी साहब ने 11 सालों में प्रेस वार्ता नहीं की, कम से कम एक प्रेस वार्ता करे, शुरुआत इसी से करे, देश से माफी मांगे कि क्यों देश को गुमराह किया, क्यों देश को मिसलीड किया, क्यों प्रोपेगेंडा किया। और जो आईटीडी सीबीआई का दुरुपयोग आप ऑपोजिशन पे करते हैं, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पे क्यों नहीं करते आप? जो लोग हिंदुस्तान का पैसा लूट करके बाहर चले जाते हैं, आप उनके खिलाफ एजेंसीज का उपयोग क्यों नहीं करते? दुरुपयोग में लगे रहते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा में लगे रहते हैं, बदलाखोरी में तब्दील हो गया भारतीय जनता पार्टी का। सो हम यही विनती करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपका मोडस ऑपरेंडा एक्सपोज हो गया है, कैसे आप झूठ बार बार बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक ही विनती है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, इस चीज का जवाब दें। जब एफआईआर ही नहीं है, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस केस में कोई बेसिस है? और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शायद नहीं पता कि प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो मैं इनको विनती करूंगा, आप जरा ऑर्डर पढ़े, कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है और किस चीज की वजह से केस डिसमिस हो गया है, खारिज हो गया है, पेंडिंग नहीं रखा है। और दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक विनती करूंगा कि जो और भी आपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत केस दर्ज किए हुए हैं ना ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे, देश की ऐसी कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिसपे आईटीडी सीबीआई का केस पेंडिंग ना हो। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, सब पे पॉलिटिकल वेंडेटा किया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं है जिसपे ईडी का एक भी केस पेंडिंग हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रभाकर, एक कमेंट आपका, आपने तीनों को सुना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी को। नाउ मकसूद, एक बात मुझे समझ में आ रही है, वो ये कि आरोप लगाना, ये कहना कि कौन क्या, तथ्यों पे बात कर लेते हैं। बस हम 2 लाइन में तथ्य बता देते हैं, उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ा लीजिएगा। वो ये कि ईडी ने जो चार्जशीट
दायर किया था उस पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लेने का मतलब यह हुआ कि आप जो बता रहे हैं उसमें मेरिट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि चूंकि आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है, इसलिए हम इस केस के मेरिट पर और तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। मकसूद, अगर अक्टूबर में आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर नहीं होती और वो मामला पेंडिंग नहीं होता तो कल ही इस मामले में, ईडी के मामले में, पीएमएलए के मामले में मामला खत्म हो चुका होता। लेकिन चूंकि ईडी को इस बात का एहसास था, सुनवाई के दौरान इन तथ्यों पर ईडी को यह बात लग गई थी कि यह मामला खत्म हो रहा है, इसलिए खत्म होने के पहले नया चिराग जला दिया गया है। बस इतनी सी बात कहनी है। अगर आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज नहीं किया होता तो कल नेशनल हेराल्ड केस निचली अदालत में ही खत्म हो गया होता। मैं जो समझ रहा हूं बस इतनी सी बात है उस आदेश में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।